Next topic is minimum probability, and it is the minimum probability of a macro state. तो हमारे पास मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास तब होती है जब पहला कंपार्टमेंट या तो हमारे पास बिल्कुल खाली है और सारे पार्टिकल जो हैं दूसरे कंपार्टमेंट में हैं, या दूसरे कंपार्टमेंट खाली है, पहले में सारे पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल। तो उस केस में हम बोलते हैं कि मैक्रो स्टेट की हमारे पास जो 0n या n0 मैक्रो स्टेट होती है, इसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है। तो जैसा कि हमने कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में देखा ही है कि जो हमारे पास सारे के सारे 10 के 10 कॉइन में हमारे पास हेड आए, तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको 0n मतलब हेड आने वाले पार्टिकल हमारे पास जो है सारे ही हैं, या टेल आने वाले पार्टिकल सारे ही हैं। तो उस तरह से जो 0n वाली मैक्रो स्टेट हमारे पास है, मतलब कि सारे पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में या सारे पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में, उसको हम जो है मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाली मैक्रो स्टेट बोलते हैं। और इस केस में हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी विल बी मिनिमम व्हेन NCR इज़ मिनिमम, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो हम NCR की फॉर्म में लिखते हैं, या हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी विल बी मिनिमम व्हेन NCR इज़ मैक्सिमम, क्योंकि NCR मिनिमम और NCR मैक्सिमम के केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट आती है वो हमारे पास सेम ही आती है। तो अगर हम चाहे प्रोबेबिलिटी 0n कह लो, चाहे प्रोबेबिलिटी n0 कह लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट का फार्मूला हमने पहले पढ़ाई है, जो कि यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट हमारे पास क्या होती है, PRn n-r n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-। तो अगर हम r को 0 लेते हैं तो ये 0n बन जाएगी, तो यहाँ भी हमारे पास 0 आएगा, तो हमारे पास n फैक्टोरियल बन जाएगा, और 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होगा, तो ये n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पे आएगा, जो कि 1 होगा, और यहाँ पे हमारे पास 1/2n बचेगी। और उस तरह से हम Pn0 कह लें, r को हम n लेते हैं, तो तब भी हमारे पास ये r को अगर हम n लेते हैं तो तब भी ये हमारे पास सेम आएगा, दैट इज़ 1/2rn। तो इसलिए हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट हमारे पास जो है मिनिमम तब होती है जब या तो पहला कंपार्टमेंट खाली हो, सारे पार्टिकल दूसरे पार्टिकल कंपार्टमेंट में हैं, या पहले कंपार्टमेंट में सारे पार्टिकल हैं, दूसरा कंपार्टमेंट खाली है। तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट हमारे पास होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 0n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, उस फार्मूले से। तो ये हमारे पास, चाहे आप इसको P0n कह लो, चाहे हम इसको P0n कह लो, चाहे PN0 कह लो। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है वो फार्मूला से हमने निकाली, वो 1/2n हमारे पास आती है, जिसको हम मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट यहाँ पे बोलते हैं। तो प्रीवियस आर्टिकल में हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट और मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट का फार्मूला किया, और उसकी डेरिवेशन भी हमने की। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, बुक में भी दिए हुए हैं, तो इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोलता है कि 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी। हम क्या कर रहे हैं कि 8 पार्टिकल को जो कि डिस्टिंग्विशेबल हैं, जिनको हम पहचान सकते हैं ABCDE FG एंड सो ऑन, तो 8 पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं, उनको हम 2 कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं, और हर एक पार्टिकल के किसी भी कंपार्टमेंट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दोनों कंपार्टमेंट में पार्टिकल के जाने की इक्वली प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों कंपार्टमेंट एक जैसे हैं, कोई भी पार्टिकल किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकता है। तो बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। पहला क्वेश्चन है कि आपने इस केस में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करनी है सिस्टम की,
और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। तो हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे n जो है 8 है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी, कंपार्टमेंट हमारे पास 2 हैं, तो इसलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास कंपार्टमेंट 2 हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास बनेगी वो बनेगी 2⁻n। तो n यहाँ पे 8 है, तो 2⁸ हमारे पास जो 256 माइक्रोस्टेट इस केस में बनेगी, क्योंकि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट रेज पावर नंबर ऑफ पार्टिकल वो होती है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट हैं और 8 पार्टिकल हैं, तो 256 माइक्रोस्टेट इस केस में हमारे पास बनेगी। लेकिन अगर हम मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट की बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट होती है जिसमें पहले कंपार्टमेंट में भी n/2 पार्टिकल होते हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में भी n/2 पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो माइक्रोस्टेट है हमारे पास वो n/2 हमारे पास होगी, मतलब पहले में भी n/2 दूसरे में भी n/2। तो इसलिए इस केस में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास बनेगी वो फॉर्मूला है हमारे पास Wn/2 n/2 इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2। तो माइक्रोस्टेट है हमारे पास n/2 लेकिन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए माइक्रोस्टेट इज नोन एज दी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अगर हमको याद होगा कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W होती है वो हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन माइक्रोस्टेट। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्टेट हमारे पास गिवन है वो है n/2 तो इसलिए Wn/2 हमारे पास क्या होती है, उसका फॉर्मूला भी हमने किया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे r हमारे पास जो n/2 है और n-n/r भी हमारे पास n/2 बनेगा। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट n/2 हमारे पास होगी दैट विल बी दिस। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट हमारे पास n/2 होगी, तो इसकी कितनी माइक्रोस्टेट हमारे पास होंगी, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो n है हमारे पास 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8/2 फैक्टोरियल 8/2 फैक्टोरियल। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे 70। जो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट में हमारे पास होगी वो 70 होगी। और उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 पार्टिकल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट 2 हैं और n की वैल्यू 6 है। हम 6 पार्टिकल ले रहे हैं टोटल, उनको 2 कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्टेट 0, 6 एंड 1, 5। तो सीधा हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू और n-r की वैल्यू, तो यहाँ पे बोलता है कि हमारे पास जो माइक्रोस्टेट है वो 0, 6 है, मतलब पहला कंपार्टमेंट हमारा खाली रहेगा और दूसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास जो 6 पार्टिकल यहाँ पे रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r मतलब 6 - 0 फैक्टोरियल। और इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/64 हमारे पास जो है 0.6 माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसी तरह से हमने 1/5 माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो यहाँ पे जो n हमारे पास है वो 6 है, 5 + 1 6, या यहाँ पे गिवन भी एक ही पार्टिकल हमारे पास 6 हैं। तो अगर पहले कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल आता है और दूसरे कंपार्टमेंट में 5 पार्टिकल आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो n है वो 6 है। तो फॉर्मूले में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r मतलब 6 - 5, क्योंकि यहाँ पे r हमारे पास जो 5 है। तो 6 - 5 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/2 से। तो ये हमारे पास सिंपली आप इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने R1 लेंगे और n-R हम जो है 5 लेंगे। तो ये इसको इजीली आप इसको जो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्टर्लिंग फार्मूला। तो ये जो स्टर्लिंग फार्मूला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक है, और इसकी जो ये जो फार्मूला है हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए बहुत जगह यूज होता है, और साथ में इसकी डेरिवेशन भी एग्जामिनेशन में डिराइव करने के लिए आती है। तो स्टर्लिंग फार्मूला हमारे पास क्या है कि व्हेन n इज़ लार्ज, मतलब जब किसी सिस्टम में हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में n फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि n फैक्टोरियल बहुत बड़ी एक क्वांटिटी आती है। जैसे मान लो हम जो है 15 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो 15 का फैक्टोरियल हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 से लेकर के 1 तक। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बन जाता है। तो इसलिए जो कंप्यूटेशन है वो हमारे पास हुए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दैट इज़ ए क्वाइट टेडियस प्रोसेस। तो इसलिए स्टर्लिंग ने हमारे पास एक टेक्निक हमें दी कि हम किस तरह से ln ऑफ n फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। मतलब कि हमारे पास n फैक्टोरियल है, उसका नेचुरल लॉगरिथम हमने निकालना है। n फैक्टोरियल हमारे पास जैसे मैंने बताया 15 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो है उसको डायरेक्टली निकालते। जो हमारे पास n फैक्टोरियल है हम क्या करते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल निकालते हैं, और वो हम उसने कौन सा फॉर्मूला दिया है यहाँ पे हमारे पास ln ऑफ n फैक्टोरियल। तो ln ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू ln ऑफ n माइनस n, या दूसरे वे में हम इसको log e भी बोलते हैं। जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसको हम log e ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय log ऑफ e इंटू n माइनस n। तो log e को हम सिंपल में ln लिखते हैं, मतलब नेचुरल लॉगरिथम। तो ln ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln ऑफ n माइनस n। और सिंपल लॉग में मतलब जो बेस 10 वाला लॉग होता है और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसमें हमारे पास ये रिलेशन होता है कि अगर हमारे पास मान लो x क्वांटिटी है, आप उसका नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो वो हमारे पास होगा 2.303 इंटू लॉग ऑफ बेस 10x। तो जो बेस 10 वाला लॉग होता है उसके साथ नेचुरल लॉगरिथम का ये हमारे पास जो रिलेशन होता है। तो अगर आप बेस 10 वाला लॉगरिथम है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम में, और अगर नेचुरल लॉगरिथम है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं बेस 10 वाले लॉग में। तो ये जो हमारे पास स्टर्लिंग फार्मूला है ln ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln माइनस n, इसकी आगे हम जो है डेरिवेशन भी करते हैं। तो डेरिवेशन में हम किससे स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें पता है कि n फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन। हम एक एक डिक्रीज करते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं और लास्ट में जाके हम 3 2 1 तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इसी तरह से निकालते हैं। तो n फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसका नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं ln ऑफ n फैक्टोरियल। तो जब हम इसका नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो राइट साइड का भी हम लॉगरिथम लेंगे ln ऑफ दिस। लेकिन हमें पता है कि जब हम ln ऑफ a b c लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है log ऑफ ln ऑफ a प्लस log ऑफ ln ऑफ b प्लस ln ऑफ c एंड सो ऑन। क्योंकि जब हमारे पास जो प्रोडक्ट नंबर हैं, अगर उन जो नंबर प्रोडक्ट कर रहे हैं उनके बाहर अगर हम लॉग लें तो हम उन सभी का लॉग अलग अलग लिख के ऐड करते हैं, क्योंकि लॉगरिथम का फार्मूला हमारे पास होता है कि log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी है हमारे पास, तो log ऑफ a इंटू बी इंटू सी हमारे पास होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। तो इसलिए पहले का log ln n आ गया प्लस
ln ऑफ n माइनस 1 आ गया प्लस ln ऑफ n माइनस 2 एंड सो ऑन, और लास्ट तक ln ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास समीशन की फॉर्म में। लेकिन जो समीशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे i मतलब हम ले रहे हैं कोई नंबर और वो 1 से लेकर के n तक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब हम 1 से लेकर के n तक मतलब राइट से लेफ्ट तक कह सकते हैं, क्योंकि सम तो हमारे पास सम ही है, चाहे आप राइट टू लेफ्ट उसको लिखो, चाहे राइट टू लेफ्ट लिखो, चाहे लेफ्ट टू राइट लिखो। तो हम क्या करते हैं कि राइट से लेफ्ट देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा एंड सो ऑन और n तक। तो इसलिए हम यहाँ पे समीशन सम कर रहे हैं 1 से लेकर के n तक, लेकिन किसका, ln ऑफ x। तो यहाँ पे जो हमारे पास x है उसमें हम n ले रहे हैं, n कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक। तो इसलिए ये जो सम वाली टर्म है इसको हमने समीशन ऑफ 1 to n ln ऑफ x यहाँ पे इसको लिखा। तो बोलता कि अगर हम बोलते हैं कि n हमारे पास जो बहुत लार्ज है, n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी n की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इस केस में जो समीशन का साइन होता है उसको हम इंटीग्रल से चेंज कर देते हैं। तो जैसे हमने लिमिट के केस में पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो समीशन का साइन है उसको हम इंटीग्रल से रिप्लेस कर देते हैं, और इंटीग्रल का मतलब ही हमारे पास जो सम ही होता है। तो 1 से लेकर के n तक हम यहाँ पे ln ऑफ x का सम कर रहे हैं, तो जब हम इंटीग्रल साइन लगाएंगे तो यहाँ पे dx भी साथ में लगाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं, 1 to n ln ऑफ x इंटू 1 इंटू dx। अब यहाँ पे ये हमारे पास हम इनको दो टर्म में ले सकते हैं, जो पहला फंक्शन है वो ln x है, दूसरा फंक्शन हमारे पास जो 1 है इंटू dx, और इसका हम इंटीग्रल बाई पार्ट्स करते हैं और लिमिट भी साथ में देखते हैं। तो मैंने बोला कि ln ऑफ x जो है फर्स्ट फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 है तो उसका होगा x, तो x इंटू ln x से हमारे पास आएगा। फिर आता है फॉर्मूले में माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। तो यहाँ पे x के साथ x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू dx मतलब dx ही बचेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से dx की इंटीग्रेशन भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे 1 से लेकर के n तक। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ln ऑफ n फैक्टोरियल हमारे पास कितना बन जाएगा, पहली लिमिट n ln ऑफ n माइनस 1 ln ऑफ 1, और यहाँ पे x की जगह n माइनस 1। लेकिन हमें पता है कि ln ऑफ 1 जो होता है log ऑफ 1 ये हमारे पास जो 0 होता है, तो इसलिए ये दूसरी टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ln ऑफ n फैक्टोरियल हमारे पास बचेगा n ln n माइनस n माइनस 1। लेकिन बोलता है कि यहाँ पे हम एक सिंपल एक अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं कि n माइनस 1 जो है नियरली n के बराबर होगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इफ़ n इज़ लार्ज देन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन n माइनस 1 और n। तो हम ये बोलते हैं कि जैसे हम जो है 10,000 लेते हैं और 10,001 या 9,999 लेते हैं, तो उनमें अगर डिफरेंस देखे जाए तो वो हम न के बराबर लेते हैं। तो n बहुत ज़्यादा है तो उसमें अगर आप एक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका कोई हमारे पास मतलब नहीं होता। हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ नियरली। तो अगर हमने किसी से मान लो 1 लाख वापस लेने हैं और वो हमें 1 लाख से 1 रुपया कम देता है, तो हम बोलते हैं कोई नहीं पूरे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो उस चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो n माइनस 1 है इसको हम n ही अगर लें तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ln ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln ऑफ n माइनस n। तो यही हमारे पास जो है स्टर्लिंग फार्मूला है, जिसका कि यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, और ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और आपने फैक्टोरियल भी उसका
निकालना हो। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास डेरिवेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है उससे हम यहाँ पे डेविएशन देखेंगे। तो हम वही केस सेम यहाँ पे लेते हैं जो हमने मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के लिए लिया होता है इन केस ऑफ 2 कंपार्टमेंट। तो मान लो हमारे पास जो है 2 कंपार्टमेंट हैं और हम जो है उनमें n पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट होगी वो होती है n+1, लेकिन जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती है वो होती है 2n। तो यहाँ पे अगर हम मैक्रोस्टेट की बात करें तो मैक्रोस्टेट को हम कैसे लिखते हैं, Rn-r। अगर r पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में है तो n-r पार्टिकल दूसरे में कंपार्टमेंट में होंगे। तो टोटल पार्टिकल यहाँ पे n है, तो अगर पहले और दूसरे का सम करेंगे तो हमारे पास n नहीं बनेगा। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली मैक्रोस्टेट होती है वो होती है जिसमें आधे आधे पार्टिकल होते हैं। मतलब r अगर n/2 है पहले कंपार्टमेंट में तो दूसरे कंपार्टमेंट में भी n/2 पार्टिकल हमारे होंगे। r n/2 लेते हैं और n-r भी n/2 हमारे पास बनेगा, क्योंकि r अगर 1/2 n/2 लिया तो n-n/2 भी हमारे पास n/2 होता है। तो इसलिए r = n/2 को हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट बोलते हैं। और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है वो n/2 होती है कि दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल पार्टिकल। और उस मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है उसका ये फॉर्मूला होता है n / r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2n। तो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। और सॉरी, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी मैक्रोस्टेट दैट इज़ Rn-r। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के केस में हम n/2 लेते हैं। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हमारे पास बनेगी वो हम जो है यहाँ पे Rn/2 लेंगे तो n-r भी n/2 होगा और उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है कि जो r की वैल्यू है उसको n/2 अगर हम लेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, r को n/2 लेके। तो इस तरह से ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। लेकिन बोलता है कि अगर हम इस मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में डेविएशन देखते हैं तो वैसे तो होती है n/2 जो मैक्रोस्टेट होती है मोस्ट प्रोबेबल, लेकिन हम क्या करते हैं n/2 में +x कर देते हैं और n/2 में भी -x कर देते हैं। जो x हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी बहुत स्मॉल है तो हम क्या बोलते हैं कि एक कंपार्टमेंट में आप थोड़े से पार्टिकल बढ़ाते हैं तो नेचुरली दूसरे कंपार्टमेंट में थोड़े से पार्टिकल घट जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे +x और -x यहाँ पे किया। तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट से डेविएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि +x और -x हम दोनों में करते हैं n/2 में। अगर एक में थोड़े ज़्यादा पार्टिकल हो जाते हैं तो दूसरे में थोड़े कम हो जाएंगे और वो कितने होंगे, x। एक में अगर x आप बढ़ाते हैं तो दूसरे में x हमें घटाने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट थी उसमें हमने चेंज किया। तो अब जो नई स्टेट हमारे पास आएगी उसको हम यहाँ पे px बोलेंगे। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होगी
क्योंकि यहाँ पे x से हम चेंज कर रहे हैं इसको। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है, अगर मान लो हम उसको PM से लिखते हैं, और जो हमारे पास डेविएट प्रोबेबल स्टेट है उसको हम PX से यहाँ पे लिखते हैं। तो PX हमारे पास मैक्रो स्टेट होगी इस वाली स्टेट, मैक्रो स्टेट की। तो इसलिए PX हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 2 प्लस x का फैक्टोरियल इंटू n/2 माइनस x का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2n। तो ये हमारे पास उसी फार्मूला से आई जो हमने पहले लिया था यहाँ पे, कि हम इसको r ले लेते हैं और इसको n माइनस r यहाँ पे ले लेते हैं, या हम सीधा जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट का है तो PM को हम PX कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n प्लस x बाई, जो हमारे पास n/2 प्लस x और n/2 माइनस x का फैक्टोरियल इंटू 1/2n। तो ये डेविएट स्टेट की हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो बोलता है यहाँ पे जो x हम ले रहे हैं वो x n के मुकाबले बहुत कम है। तो अगर यहाँ पे मान लो 1000 पार्टिकल हैं तो हमने क्या किया, सिर्फ एक इंक्रीज ही किया, मतलब पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल इंक्रीज ही किया और दूसरे कंपार्टमेंट से एक पार्टिकल यहाँ पे निकाला। तो इसलिए ये इस स्टेट में n के कंपैरिजन x हमारे पास बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लेते हैं। और इस डेविएट स्टेट की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, वो फार्मूला से यहाँ पे ये आपकी आ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो PX आया और जो हमने PM यहाँ पे निकाला था, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर देते हैं, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो जब हम PX बाई PM करेंगे तो जो हमारे पास राइट साइड में है यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो 1/2n तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बचेगा n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 प्लस x का फैक्टोरियल n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। और इस PM को हम ले जाते हैं राइट साइड में, तो PX हमारे पास बन जाएगा PM n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 प्लस x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेविएट मैक्रो स्टेट। और डेविएट मैक्रो स्टेट किससे बनेगी हमारे पास, इससे। तो इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का भी हमारे पास जो यूज़ होता है। फिर आगे क्या बोलता है कि हमने अब यहाँ पे जो स्टर्लिंग फार्मूला है उसका यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का नेचुरल लॉगरिथम ले लेंगे। तो इस साइड तो बन जाएगा ln ऑफ PX और इस साइड हमारे पास क्या बन जाएगा ln ऑफ होल PM, और इसका सभी का ln हम लेंगे। तो इसलिए जब हम नेचुरल लॉगरिथम दोनों साइड लेंगे तो आपको पता है कि जब log ऑफ AB होता है तो उसको हम log A प्लस B लिखते हैं, और हमारे पास log ऑफ A बटा B होता है उसको हम log A माइनस B यहाँ पे लिखते हैं। तो हम पहले पूरे का log लेंगे, तो ये जाएगा log ऑफ PX इक्वल टू log ऑफ PM इंटू log ऑफ दिस बटा दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ PM प्लस log ऑफ n/2, और ये इन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ln ऑफ PM प्लस 2 ln ऑफ n/2 फैक्टोरियल। तो ऐड करेंगे जो ऊपर वाला है, क्योंकि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करने वाले ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों नीचे हुए डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। माइनस ln ऑफ n/2 प्लस x का फैक्टोरियल माइनस ln ऑफ n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। तो पहला काम हमने किया, लॉग लिया दोनों साइड, नेचुरल लॉगरिथम। फिर हम यहाँ पे स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, क्योंकि इनमें तो है नहीं फैक्टोरियल, इसमें है फैक्टोरियल, और हमने पढ़ा हुआ है कि ln ऑफ n फैक्टोरियल कितना होता है, n ln ऑफ n माइनस n। तो वही हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे ये हो गया +2, इसको हमने एज इट इज लिखा ln ऑफ PM +2, लेकिन ln ऑफ n/2 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होगा, n/2 ln ऑफ n/2 माइनस n/2। यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n है n/2,
तो ln ऑफ n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल ln ऑफ n बाई 2 फैक्टोरियल कितना होता है, n ln ऑफ n। तो यहाँ पे n है n बाई 2 ln ऑफ n बाई 2 माइनस n बाई 2। और उसी तरह से ये वाला जो दूसरी टर्म है माइनस ln बाई 2 प्लस एक्स, यहाँ पे भी हम जो है स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे पूरा ये हमारे पास x है वो n बाई 2 प्लस एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा n बाई 2 प्लस एक्स ln ऑफ n बाई 2 प्लस एक्स माइनस n बाई 2 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी स्टर्लिंग फार्मूला हमारे पास दूसरे, इसको भी हम लगाएंगे और उसी तरह से तीसरे को भी हम स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे ln ऑफ x कितना, x कितना है n बाई 2 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास कितना होगा n बाई 2 माइनस एक्स ln ऑफ n बाई 2 माइनस एक्स और माइनस x, मतलब माइनस n बाई 2 माइनस एक्स। तो इसमें ये x है और इसमें ये ब्रैकेट वाला x है और इसमें ये ब्रैकेट वाला x है। तो तीनों के केस में अलग अलग हम जो है स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले का, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरे का स्टर्लिंग फार्मूला है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीसरे का फार्मूला हमारे पास है। फिर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास ln ऑफ px ln ऑफ pm प्लस 2 से बटे में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n ln ऑफ n माइनस 2 n बाई 2 माइनस n बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस n नहीं बचेगा। उस तरह से यहाँ भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n बाई 2 प्लस एक्स इंटू ln ऑफ n बाई 2 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा n बाई 2 प्लस एक्स और इंटू n बाई 2 प्लस, सॉरी ये तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा एज इट इज आएगा माइनस n बाई 2 माइनस एक्स। और उस तरह से यहाँ भी होगा, हम इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास माइनस n बाई 2 माइनस एक्स इंटू ln ऑफ n बाई 2 माइनस एक्स और हमारे पास यहाँ पे लास्ट में माइनस n बाई 2 माइनस एक्स है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी माइनस n बाई 2 माइनस एक्स है और यहाँ पे भी माइनस n बाई 2 प्लस एक्स है। तो इन दोनों में माइनस साइन है तो इसको हम यहाँ पे अलग अलग लेते हैं। जो हमारे पास ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया n बाई 2 प्लस एक्स और ये हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया n बाई 2 माइनस एक्स। तो इन दोनों टर्म को मैंने अलग लिख लिया, एक तो हमारे पास ये वाली टर्म और दूसरी ये वाली टर्म, तो ये अलग आ गई। बाकी हमने दोबारा से शुरू में लिख लिया सारा ही यहाँ पे। और इसको अगर हम दोबारा देखेंगे तो ln ऑफ pm प्लस n ln ऑफ n बाई 2 और यहाँ पे माइनस n और यहाँ पे n बाई 2 प्लस एक्स ln ऑफ n। और अगर हम ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया इसको हम सॉल्व करेंगे तो n बाई 2 प्लस n बाई 2 होगा वह n, लेकिन प्लस एक्स से माइनस एक्स n बचेगा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि माइनस n है, यहाँ पे प्लस n है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ यही रहेगा ln ऑफ pm प्लस ln ऑफ n बाई 2 माइनस n बाई 2 प्लस एक्स ln ऑफ n बाई 2 प्लस एक्स माइनस n बाई 2 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे बचेगा। लेकिन बोलता है कि यहाँ जो ब्रैकेट में यहाँ दोबारा मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये वाला और ये वाला, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ln ऑफ n बाई 2 प्लस एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ln ऑफ n बाई 2 1 प्लस 2x बाई n। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों में अगर मैं n बाई 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो 1 नहीं रहेगा पहली टर्म में, लेकिन दूसरे में भी हमने n बाई 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे n बाई 2 है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 2 बाई n हमें लगाना पड़ेगा और साथ में x है। और ये हमारे पास क्या बनेगा log ऑफ a इंटू बी, जिसको हम कैसे लिखते हैं log ऑफ a प्लस बी। तो ln ऑफ n बाई 2 प्लस ln ऑफ 1 प्लस 2x बाई n। तो ये हमने इसको इस तरह से लिखा। उस तरह से हम ये जो ln ऑफ n बाई 2 माइनस एक्स है इसको भी हम ऐसे करेंगे कि यहाँ भी हम n बाई 2 कॉमन ले लेंगे। तो n बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 2x बाई n हमारे पास आएगा। तो 1.156 में जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है
उनको मैंने इस तरह से यहाँ पे दोनों टर्म को लिखा। और उसके बाद हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, तो ln ऑफ पी एक्स हमारे पास बनेगा ln ऑफ पी एम प्लस एन ln ऑफ n बाई टू माइनस n बाई टू प्लस एक्स, और आगे ln ऑफ n बाई टू प्लस एक्स को हमने कितना लिखा, ln ऑफ n बाई टू प्लस ln ऑफ 1 प्लस 2x बाई n। और इसी तरह से माइनस n बाई टू बाई एक्स माइनस एक्स, n बाई टू माइनस एक्स, और आगे है ln ऑफ n बाई टू माइनस एक्स, लेकिन उसको हमने क्या लिखा, दिस ln ऑफ n बाई टू प्लस ln ऑफ 1 माइनस 2x बाई n। तो ये हमारे पास बनी ये वाली इक्वेशन। लेकिन अब हमने यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, जो अंडरलाइन दोनों टर्म की हुई है 1.15.7 पे जो अंडरलाइन किया हुआ है, उसको बायनोमियल एक्सपेंशन से लिखना है। लेकिन कौन सा, इसमें जो टेलर थ्योरम है वो हम लगाते हैं। टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ln ऑफ 1 प्लस एक्स और ln ऑफ 1 माइनस एक्स कितना होता है, 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। उस तरह से ln ऑफ 1 माइनस एक्स होता है हमारे पास है। तो यहाँ पे भी ln ऑफ 1 प्लस एक्स है, मतलब ln ऑफ 1 प्लस 2x प्लस n है, और ln ऑफ 1 माइनस 2x बाई n है। तो हम अगर 1 प्लस 2x बाई n को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो इस तरह से आता है, और हम ln ऑफ 1 माइनस 2x बाई n को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास माइनस 2x बाई n एंड सो ऑन हमारे पास आता है। तो बोलता है हमारे पास जो n है दैट इज़ वेरी लार्ज। हम बोल ही रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें पता है कि जब ये n स्क्वायर होगा बटे में, या n क्यूब होगा, या n4 होगा, तो उस वाली टर्म को हम यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि बटे में टर्म अगर बहुत ज़्यादा है और न्यूमरेटर में टर्म हमारे पास जो है कम है, तो वो हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी बनती है उसकी। जैसे 1/1 लाख की अगर हम बात करेंगे, तो 1/1 लाख हमारे पास जो है लगभग 0 के बराबर हमारे पास होता है। तो नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी और ऊपर बहुत छोटी क्वांटिटी, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे हमारे पास n स्क्वायर, n क्यूब, n4 हमारे पास जो बटे में आएगा, तो वो हमारे पास उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा बन जाएगा। तो इसलिए जो टर्म हायर ऑर्डर टर्म है, जो कि हमारे पास n क्यूब, n4, n5 है, उनको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, बाकी को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ln ऑफ 1 प्लस 2x बाई n की वैल्यू हम यही वाली लेंगे, और ln ऑफ 1 माइनस 2x बाई n की वैल्यू यही वाली लेंगे। और जो हमने जहाँ पे हमने ये वैल्यू लिखी है 1.15.7 पे, वहाँ पे हम ये दोनों वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो जब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से इक्वेशन बनी। तो ये हमने उनकी वैल्यू ब्रैकेट में पुट की, और यहाँ भी ये ब्रैकेट में वैल्यू पुट की, और फिर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें पता है कि 2x स्क्वायर बाई n मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 2 4, तो 4 और 2, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई n स्क्वायर ही हमारे पास बचेगा, क्योंकि n का स्क्वायर बटे में भी होगा। और उस तरह से यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे कि ये 4x स्क्वायर बनेगा, नीचे 2 है तो 2 से 4, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई n स्क्वायर बचेगा, बाकी हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। और जब हम इन टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ln ऑफ पी एम प्लस ln ऑफ n, और यहाँ पे माइनस n/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास ये कितना बनेगा, माइनस n/2, और ये हमारे पास बन जाएगा ln ऑफ n/2 प्लस 2x बाई n माइनस 2x स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और फिर हम करेंगे x के साथ में मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो n/2 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी हम माइनस n/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो n/2 के साथ n/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, वो हम उनको लिखेंगे पहली ब्रैकेट में। तो ये पहली ब्रैकेट में जो है वो हमारे पास n/2 और n/2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन हमने लिखी हुई है। और फिर हम करेंगे x को इसके साथ में और इस x को इसके साथ में। तो जो x वाली टर्म है वो हम यहाँ पे अलग लिखेंगे। तो माइनस n/2 वाली कॉमन लेके
हमारे पास इसमें भी है, इसमें भी है। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे हमने -n/2 और -n/2 को टर्म को इकट्ठा किया और x और x वाली को इकट्ठा किया, और उन दोनों में n/2 कॉमन है और x कॉमन है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी टर्म हमारे पास जो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपका बचेगा वो 2x² - 4x² हमारे पास यहाँ पे बचेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इससे माइनस करेंगे तो -2x² बचेगा, और ये हमारे पास बनेगा LPx - LPm। LPm दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपको पता है कि log ऑफ a - b होता है log a/b। तो log ऑफ px डिवाइडेड बाय pm विल बी इक्वल टू -2x²/n। तो राइट साइड में -2x²/n हमारे पास रहेगा। और अगर हमने यहाँ से log हटाना है तो हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं, तो दोनों साइड हम एक्सपोनेंशियल लेंगे। तो लेफ्ट साइड का एक्सपोनेंशियल और log ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे px/pm बचेगा, लेकिन राइट साइड में हमारे पास e⁻²x² बनेगा, या इसको हम e⁻n/2 इंटू 2x/n का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। जो -2x² है उसको हम -n/2 2x/n का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है चेंज किया, तो हमें चाहिए था 2x/n का होल स्क्वायर, तो हमें n से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में हमें बटे में चाहिए n। तो हमारे पास यहाँ पे जो 2x/n का होल स्क्वायर है वो हमें चाहिए। तो 2x/n का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें ऊपर हमारे पास होना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 से डिवाइड करके 4 आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा अकॉर्डिंगली देख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2x/n लेना है। तो 2x/n हमने इसलिए लेना है क्योंकि x हमारे पास जो है एक क्वांटिटी है और n हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा है। तो इनकी जो रेशो है वो हमारे पास जो काफ़ी कम रहेगी, और इसको हम एक तरह से डेविएशन की फॉर्म में भी देखेंगे। तो जब हमने ऐसा किया px/pm इक्वल टू e⁻n/2 2x/n का होल स्क्वायर, तो इस 2x/n को हम यहाँ पे f ले लेंगे। जो ये 2x/n जो है f ले लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे आया 2x/n का होल स्क्वायर, मतलब 2x/n को हम यहाँ पे f ले रहे हैं। तो जब हम इसको f ले लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा px/pm इक्वल टू e⁻n(f² डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो f हमने लिया इसको हम फ्रैक्शनल डेविएशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल डेविएशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास काफ़ी कम है और n हमारे पास जो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो क्वांटिटी बनेगी वो बहुत कम बनेगी, फ्रैक्शन में हमारे पास बनेगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रैक्शनल डेविएशन होगी फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। तो f को हम फ्रैक्शनल डेविएशन बोल देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आता है। और ये जो फ्रैक्शनल डेविएशन होती है ये जनरली हम 0.1% के आसपास इसको लेते हैं, 0.1% के आसपास। तो 0.1% का मतलब हुआ 0.001 वैल्यू, क्योंकि 0.01% जब हम लिखेंगे तो परसेंट होता है 1/100। तो 0.1/100 मतलब 0.001 10⁻³ तो इसलिए जो फ्रैक्शनल डेविएशन होगी f वो हमारे पास जो बहुत कम यहाँ पे बनेगी। फ्रैक्शनल डेविएशन बहुत कम कब बनेगी, जब हमारे पास x/n हमारे पास जो बहुत कम होगा। तो इसलिए f हम जो है अगर 10⁻³ लें तो जो px/pm हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा 1/e⁻, फ्रैक्शनल डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो f हम यहाँ पे ले रहे हैं -3, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा -6 हमारे पास, तो -n(f²). तो ये हम इसको बटे में लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा n(f²/2). तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इसको कुछ प्रॉब्लम है इसमें,
लेकिन जब हम इसको बटे में लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाई e⁻n⁴/2। लेकिन f यहाँ पे हम लेंगे 10⁻³ और 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो 10⁻⁶, और ये हमारे पास बनेगा px/pm। तो बोलता है हम अगर n की वैल्यू चेंज करें यहाँ पे, मान लो n की वैल्यू आप लेते हैं 10⁻3, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, मान लो 10⁻³ तो 10⁻³/2 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाई e⁻0.0005, क्योंकि 10⁻³ को हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 10⁻³, लेकिन 1/2 कितना होता है 0.5, तो इसलिए 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ कितना होगा 0.005, तो इसलिए px/pm इतना आ जाएगा। और फिर हम इस n की वैल्यू दोबारा से चेंज करेंगे 10⁻6 ले लेंगे, तो ये हम वैसे ही चेंज कर रहे हैं। 10⁻3 लिया हमने n की वैल्यू, फिर हमने n की वैल्यू 10⁻6 लेना है, फिर n की वैल्यू 10⁻9 लेना है, फिर n की वैल्यू 10⁻12 लेना है। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो px/pm हमारे पास जो है मिलता रहेगा अलग अलग, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो टेबल में दिया हुआ है। तो यहाँ इससे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे n इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, तो वैसे वैसे हमारे पास जो px/pm है वो हमारे पास जो डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बटे में हमारे पास जो एक जो है बड़ी क्वांटिटी हमारे पास आ रही है। तो बोलता है इट इज़ क्लियर दैट एज n इज़ इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी फॉर 0% डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली। तो जो हमारे पास px/pm है, px हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी डेविएट मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, और pm हमारे पास जो है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी है। तो इनकी जो रेशो है हमारे पास, वो रेशो हमारे पास जो है डिक्रीज़ करती है अगर n हमारे पास इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर f और px/pm के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, y एक्सिस की तरफ हमने ले लिया px/pm और x एक्सिस की तरफ हमने ले लिया f, तो इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जब f की वैल्यू 0 होगी तो px/pm हमारे पास जो है मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे भी जब हम इस फॉर्मूले में देखें कि f की वैल्यू हम 0 लेंगे तो e⁻0 हमारे पास 1 होगा, तो हम क्या बोलेंगे px विल बी इक्वल टू pm। तो इस केस में हमारे पास जो px विल बी इक्वल टू pm, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम हमारे पास होगी, मतलब डेविएशन हमारे पास नहीं हुई है, तो इसलिए px विल बी इक्वल टू pm। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो मैक्सिमम आएगी। लेकिन जब आपका n बढ़ेगा तो हमारे पास जो यहाँ पे px/pm की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास f की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, मतलब डेविएशन होगी, तो f फ्रैक्शनल डेविएशन है हमारे पास। तो फ्रैक्शनल डेविएशन जब हमारे पास होगी, चाहे वो नेगेटिव में होगी चाहे पॉजिटिव में होगी, तो हमारे पास जो px/pm है, मतलब कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेविएट स्टेट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएट स्टेट और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, ये हमारे पास जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ बोल रहे हैं कि जब n1 इज़ ग्रेटर दैन n2 इज़ ग्रेटर दैन n3, तो जब n1 सबसे ज़्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह से हमारे पास आएगा। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डेविएशन है वो इतनी नहीं होगी, क्योंकि f जो है फ्रैक्शनल डेविएशन है। फ्रैक्शनल डेविएशन कम होगी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ पार्टिकल
जैसे जैसे हमारे पास कम हम लेते हैं तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो डेविएशन है, फ्रैक्शनल डेविएशन है, उसमें हमारे पास जो इंक्रीज हो जाता है। तो N3 मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कम है, तो उस केस में अगर हम फ्रैक्शनल डेविएशन देखें तो वो हमारे पास जो ज़्यादा होती है 0.03 और -0.3। तो बोलता है इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि एज n इंक्रीजेस, तो जैसे हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे द ग्राफ गेट नैरोर, तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास नैरो हो जाएगा। तो N1 के केस में पार्टिकल ज़्यादा हैं, N1 इज़ लार्जर दैन N2 एंड N3, तो उस केस में ग्राफ नैरो है। लेकिन N3 हमारे पास कम है, तो इसके केस में जो हमारे पास ग्राफ है वो ज़्यादा स्प्रेडेड है। तो इस बोलता है इट इंडिकेट दैट पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जब पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास जो है कम इस केस में होगी। इट इज़ एविडेंट दैट as n increase the rate of fall of px by pm becomes more rapid, that is with 10^9 particle or 10^12 particle even 0% deviation from the most probable state is highly improbable. So system stays very near to the most probable state. In general we may say that it stayed in the most probable state. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टम में जो है जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में सिस्टम के रहने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब px by pm will be more when number of particle will be very large, and if number of particle will be less, in that case system will deviate from most probable macro state। तो f हमारे पास जो फ्रैक्शनल डेविएशन को यहाँ पे बता रहा है।